हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म इंटेंस फोकस एकेडमी। चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं एब्डोमेन एंड स्टमक से। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इसोफेगस के बारे में देख लिया था। इसोफेगस बताए थे 25 सेंटीमीटर का होता है। इससे जुड़े कुछ और भी स्ट्रक्चर्स बॉडी में जो पाए जाते हैं वो 25 सेंटीमीटर के। उसका एक मिनोमिक हम लोग बता दिए थे ड्यूड्स के नाम से। ठीक है, देखिए जो नहीं देखे पिछला लेक्चर जाके पहले देखिए। आज स्टार्ट करते हैं एब्डोमेन एंड स्टमक। स्टमक मेनली पढ़ना है, इससे रिलेटेड कुछ हम लोग एब्डोमेन से रिलेटेड बातें कर लेते हैं कि कहाँ होता है क्या होता है। तो ये कार्टून है, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पाया जाता है यहाँ पर डायफ्राम होता है, डोम शेप्ड होता है। क्या है? डायफ्राम, डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम। डायफ्राम के जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला जो कैविटी है, उसको हम लोग बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी, ठीक है, इतना क्लियर है। बॉडी है, बीच में डायफ्राम होता है, उसके ऊपर वाला जो कैविटी है उसे थोरैसिक कैविटी, और नीचे वाला जो पार्ट है उसे बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। दो है, डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट थोरैसिक कैविटी, नीचे वाला एब्डोमिनल कैविटी। जो ये एब्डोमिनल कैविटी है उसको हम लोग 9 क्वाड्रेंट्स में बांटते हैं। 9 क्वाड्रेंट्स में बांटते हैं, और ये जो बांटे हैं इसको इधर हम लोग फिर देखते हैं। तो एब्डोमेन वाला जो रीजन है, एब्डोमिनल कैविटी का जो रीजन है, उसमें हम लोग लाइन खींचते हैं। पहले लाइन कहाँ से खींचेंगे? जो क्लेविकुलर होता है, बोन होता है, क्लेविकल बोन, ऐसे यहाँ पर क्लेविकल बोन, उसके बीच मिड से हम लोग एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, दोनों तरफ खींचते हैं, और फिर वो दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। ये क्या हो गया? डायफ्राम हो गया। डायफ्राम डोम शेप्ड का होता है। ये रिलैक्स्ड स्टेट में है, इसलिए डोम शेप्ड होता है। जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, जब सांस लेते हैं तो फ्लैट हो जाता है। इतना तो सबको पता है। और नीचे कहाँ पाएंगे? नीचे जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है, इलियक स्पाइन जो होता है, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग पास कर देंगे। इतना क्लियर है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से प्यूबिक सिम्फाइसिस जुटा होता है। कौन सा कैनाल होता है? इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है। जो नाभि वाला रीजन है उसको बोलते हैं अम्बिलिकस। अम्बिलिकस वाला जो रीजन है उसको नाम दिया अम्बिलिकल रीजन। तो यहाँ पर जो पास हो रहा है, ये यहाँ पर पास किससे हो रहा है? जो स्टमक का पार्ट है, पाइलोरस पार्ट, उससे वो हॉरिजॉन्टल लाइन पास कराते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। और नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो पास होता है कहाँ से? इलियक क्रेस्ट का जो ट्यूबरकल होता है, इलियक क्रेस्ट का जो ट्यूबरकल होता है उससे पास होता है। यहाँ पर बोलते हैं ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन, ट्यूबरकुलर प्लेन। इतना क्लियर है। और यहाँ वाला जो रीजन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? टिप ऑफ नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज। जो 9th कोस्टल कार्टिलेज है वहां से स्टार्ट होता है। और ये जो लाइन हम लोग हॉरिजॉन्टल खींच रहे हो कहाँ से? दोनों क्लेविकल बोन के मिड से खींच रहे हैं। ठीक है। अब वर्टिकल कहाँ से खींच रहे हैं? एक तो स्टमक का पाइलोरिक पार्ट, और नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इलियक क्रेस्ट के ट्यूबरकल से खींच रहे हैं, इसलिए नाम दे रहे हैं ट्रांस ट्यूबरिकल प्लेन एंड ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। इतना क्लियर है। तो अब आप इसको काउंट करिएगा तो रीजन कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। फिर अम्बिलिकल रीजन, और अम्बिलिकस के ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला, उसके लिए ईपी नाम दिया है। क्या हो जाएगा? वहां स्टमक पाया जाता है, इपीगैस्ट्रिक रीजन। एब्डोमेन को स्टिल बोलते हैं गैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक रीजन। अम्बिलिकस के नीचे वाला पार्ट हाइपो बोलते हैं, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन हो जाएगा। अब इधर बोलते हैं कॉन्ड्रियम। इधर जो लेफ्ट है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, और इधर राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। यहाँ पर जो स्पाइन में लंबर पाया जाता है इसीलिए बोलते हैं लेफ्ट लंबर रीजन, और इधर वाला क्या हो गया? राइट लंबर रीजन। नीचे वाला इलियक क्रेस्ट पाया जाता है तो लेफ्ट इलियक क्रेस्ट एंड राइट इलियक क्रेस्ट। हाइपोकॉन्ड्रियक इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ कार्टिलेज पाए जाते हैं, थोड़ा थोड़ा कार्टिलेज पाए जा रहे हैं, रिब्स पाए जाते हैं, कोस्टल कार्टिलेज पाए जा रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। अब जानना इसलिए आपको जरूरी था कि आपको आता, आप ओपीडी में बैठे हैं या कहीं भी, आपको आगे बोल रहा है कि मेरे यहाँ पर दर्द है, ऊपर वाले एरिया में दर्द है, तो ऊपर वाले एरिया में दर्द है तो आप बोलेंगे थोड़ी ऊपर वाला है, आप लिखिएगा पेन इन इपीगैस्ट्रिक रीजन, तो उससे समझ में आ जाएगा कि क्या है। आप किसी को बोल भी रहे हैं तो उससे वो मतलब जो मेडिकल फील्ड में वो कर लेंगे, मतलब समझ जाएंगे कि यहाँ पर दर्द है। या बोलिएगा पेन इन राइट इलियक क्रेस्ट। ठीक है। अब लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन इधर आते हैं, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा? स्टोमक होगा। स्टोमक यदि बोलता है कि मेरा यहाँ पर दर्द है तो आप बोलेगा पेन इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, तो किससे रिलेटेड होगा? स्टोमक होता है। और क्या होता है? स्प्लीन होता है मेनली। स्प्लीन में, स्टमक एंड स्प्लीन में हम लोग लगा सकते हैं कोई दिक्कत है तो उससे रिलेटेड हम लोग डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में मेनली क्या होता है? लीवर होता है।
यहाँ दर्द होगा तो आप डायग्नोस करिएगा कि लीवर में कुछ दिक्कत है, तो उससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराइएगा। लेफ्ट लंबर रीजन में क्या प्रेजेंट होता है? लेफ्ट किडनी प्रेजेंट होगा, लेफ्ट किडनी। राइट लंबर रीजन में राइट किडनी, ठीक है। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में क्या प्रेजेंट होगा? ब्लैडर प्रेजेंट होगा, ब्लैडर प्रेजेंट होता है। लेफ्ट इलियक रेस्ट में क्या होता है? सिग्मॉइड कलोन प्रेजेंट होता है, सिग्मॉइड कलोन। यहाँ पर राइट इलियक रेस्ट में क्या होता है? मेनली आप लोग तो पढ़ते हैं अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। और क्या होता है? सीकम होता है, ठीक है। तो इसके सर आप पता लगा सकते हैं किसमें कौन सा बॉडी में दिक्कत है, आप उससे रिलेटेड फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। इतना क्लियर है? तो हम लोग आगे स्टमक देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम लोग जैसे कि एब्डोमेन देख लिए है, तो उसके हिसाब से हम लोग स्टमक देखते हैं। अब स्टमक क्या है? स्टमक सबसे पहला चीज है, स्टमक क्या है? स्टमक एक मस्कुलर रिजर्वायर ऑफ फूड है। मतलब वो क्या करता है? फूड का स्टोरेज करता है। फूड जो हम लोग ले रहे हैं उसको थोड़ा देर मतलब स्टोरेज करता है उसका कुछ देर के लिए, मतलब जैसे कि 2-3 घंटा। सबसे ज्यादा कौन सा फूड ज्यादा रहता है? फैटी मील जब आप लेते हैं तो सबसे ज्यादा फूड में वो रहता है। फिर उसका कौन रहता है? प्रोटीन रहता है, कार्ब्स, फिर लास्ट सबसे कम जो देर रहता है वो कार्ब्स रहता है। कार्ब्स मील जो रहता है वो 2 to 3 आवर्स के लिए रहता है, 3 आवर्स के लिए रहता है मेनली, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या है इसका। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सिंपल सा है डेफिनेशन, मस्कुलर रिजर्वायर ऑफ फूड। स्टमक क्या है? फूड का एक मस्कुलर रिजर्वायर है, स्टोरेज बोल सकते हैं। रिजर्वायर क्या होता है? स्टोरेज। लोकेटेड कहाँ है? लोकेटेड इसोफेगस से लेकर डियोडेनम से है लोकेट, तो बोलते हैं लोकेटेड बिटवीन इसोफेगस एंड डियोडेनम। अब हम जो एब्डोमेन पिछले स्लाइड्स में पढ़े थे एब्डोमेन, तो उसका कुछ रीजन था, तो इसमें बोल सकते हैं कहाँ है? इन राइट, इन मोस्टली पार्ट कहाँ है? इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में। और कहाँ था? थोड़ा कुछ जो पार्ट होगा एपिगैस्ट्रियम में भी पहुंच जाएगा, एपिगैस्ट्रियम। और थोड़ा सा लेस पार्ट थोड़ा सा मिलेगा हम लोग को देखने के लिए इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में, ठीक है, इन हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ठीक है। और ये फिर इसका कहां से कंटिन्यू कर जाएगा? डियोडेनम कंटिन्यू कर जाएगा। अब देख लेते हैं शेप क्या होगा। शेप, इसका जो शेप होता है मेनली देखा जाता है बहुत तरह का जे शेड, मोस्टली कॉमन वैरिड मिलता है हमारा। मोस्टली जो कॉमन मिलता है देखने के लिए वो मिलता है जे शेड, वैरिड जे शेड। मतलब देखिए जे का आकार बनाता है, जे। तो इसका बोलना है कि स्टमक का आपका शेप कैसा है? जे शेप्ड स्टमक का है, ठीक है। अब कुछ हम लोग बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फीचर्स पर। ये फिगर उसी के लिए बनाया गया है, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स, तो ये जो आ रहा है ऊपर से पार्ट, ये क्या है? इसोफेगस है। तो इसे क्या बोलेंगे? इसोफेजियल एंड बोलेंगे, इसोफेजियल एंड। फिर यहाँ पर ये मुड़ रहा है, एक एंगल बना रहा है, जो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ हिज, एंगल ऑफ हिज नाम देते हैं। इसोफेजियल एंड से जो फंडस पार्ट बना रहा है वो बोलते हैं एंगल ऑफ हिज। फिर इसमें जो देखा जाता है ये क्या हो गया? ये हो गया ग्रेटर कर्वेचर। ये जो कर्व ले रहा है, कर्व, ये ज्यादा कर्व ले रहा है, ये कम कर्व ले रहा है, तो ये ग्रेटर कर्वेचर हो जाएगा, ग्रेटर कर्वेचर। और ये जो है थोड़ा सा ले रहा है, इसे बोलते हैं लेसर कर्वेचर, ठीक है। अब आ जाइए, अब जो है इसका एक, ये जो है स्टमक 2 लेयर बनाता है, 2 सरफेस बनाता है। एक को बोलते हैं क्या? ऊपर वाला एंटीरियर, सामने वाला सुपीरियर सरफेस, ठीक है। एक नीचे से बनाया, क्या बनाएगा वो? पोस्टीरियर, नीचे इंफीरियर मतलब नीचे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, पीछे और नीचे का एक सरफेस बनाएगा, ठीक है। एंटीरियर सुपीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस। अब फिर देखिए जो ऊपर जो एंगल बना रहा था, एंगल ऑफ, उसको हिज कह रहे थे। यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है जो डियोडेनम में कंटिन्यू हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंगुलर नॉच या इंसिसुरा, इंसिसुरा एंगुलेरिस, ठीक है। इतना चीज क्लियर। एक्सटर्नल फीचर में क्या होगा? एक होगा इसोफिजियल एंड, एक नीचे वाला होगा डियोडेनल एंड। इसको भी लिख दो डियोडेनल एंड, डियोडेनल एंड नहीं लिख के, सॉरी डियोडेनल एंड नहीं लिख के पाइलोरिक एंड लिख दो,
पाइलोरिक एंड, एक होगा ड्यूडेनल एंड, एक बना रहा है पाइलोरिक एंड। जो इसोफेजियल और स्टोमच से एक एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ हिज। इसके में दो सरफेस देखा जाता है, सामने वाला और ऊपर वाला सरफेस, और पीछे और नीचे वाला सरफेस, इसको पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस कहते हैं। इसमें दो कर्व देखने को मिलता है, एक ग्रेटर कर्वेचर, दूसरा लेसर कर्वेचर। और जो यहाँ से पाइलोरिक से जो स्टोमक है वो पाइलोरिक रीजन से एक एंगल बना रहा है, उसको बोल रहे हैं एंगुलर नॉच या इंसिसुरा एंगुलरिस। और भी एक्सटर्नल फीचर्स है इसमें कुछ देखने के लिए, जैसे कि ये हुआ डोम शेप्ड को क्या कहते हैं, फंडस बोलते हैं। जहां भी डोम शेप्ड आ जाए उसको बोलते हैं फंडस, फंडस रीजन। तो यहाँ पर डोम शेप्ड बना रहा है, ऊपर वाला पार्ट फंडस रीजन नैरो होता है, ये जो बीच वाला पार्ट है वो बॉडी है, ठीक है। और यहाँ वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, ये क्या हो गया, पाइलोरस हो गया। तो ये क्या हो गया, पाइलोरिक एंथ्रम, पाइलोरिक एंट्रम इसको बोलते हैं, एंट्रम स्पेस, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये क्या पतला सा सर्वे बना रहे हैं कैनाल की तरह, इसको बोलेंगे पाइलोरिक कैनाल। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं फंडस और बॉडी जो मिलकर बनाता है वो कार्डियक पार्ट बनाता है, कार्डियक पार्ट या इसोफेजियल पार्ट, इसोफेजियल पार्ट। अब कार्डियक पार्ट क्यों बोल रहे हैं, कार्डियक पार्ट इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ से जो डायफ्राम है इसके ऊपर क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है, और हार्ट से जो रिलेटेड है मतलब साथ है, उसके नजदीक है, इसलिए बोलते हैं कार्डियक पार्ट। और जो नीचे वाला बना रहा था पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल, इसको बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं इसको। अब क्या हो गया, कार्डियक इसोफेजियल पार्ट और पाइलोरिक पार्ट ये दोनों मिलकर बना रहा है क्या, स्टोमक का पार्ट। तो बोलेगा स्टोमक में कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट, कार्डियक पार्ट एंड पाइलोरिक पार्ट। इतना क्लियर है। फंडस डोम शेप्ड होगा, बॉडी क्या होगा, वाइड मतलब वाइड ब्रॉड पार्ट होगा, वाइड ब्रॉड पार्ट, फंडस नैरो पार्ट, डोम शेप्ड इसलिए फंडस हो गया, बॉडी हो गया और पाइलोरस हो गया। इसको तीन भाग में बांटते हैं, स्टमक कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, दैट इज फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस, ठीक है। पाइलोरस में क्या, पाइलोरिक एंट्रम एंड एक पाइलोरिक कैनाल। इतना क्लियर है। तो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं एक्सटर्नल फीचर ऑफ स्टमक। इसमें हमको मेन याद रखना है क्या, मैजिक ऑफ टू। इसमें इसलिए नाम दिया कि इसमें सब चीज टू है, जैसे कि टू एंड्स, टू कर्वेचर्स, टू एंगल्स, टू सरफेसेस एंड टू पार्ट्स। सबसे पहले टू एंड्स है, तो टू एंड्स कौन कौन है, कार्डियक एंड है, कार्डियक एंड, और दूसरा कौन है, पाइलोरिक एंड। स्टमक का पार्ट है पाइलोरस, इसको बोल रहे हैं पाइलोरिक एंड, और ऊपर वाला को पार्ट बोल रहे हैं कार्डियक एंड। इसको आप और भी कौन सा एंड बोल सकते हैं, कार्डियक को इसोफेजियल एंड, नीचे वाला पाइलोरिक एंड। टू कर्वेचर्स है, कौन है, लेसर कर्वेचर जो छोटा वाला कर्व बना रहा है, और एक है ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। एंगल है, दो एंगल, एक तो इसोफेजियल और फंडस के बीच में बन रहा था स्टमक का पार्ट, इसलिए बोल रहे थे एंगल ऑफ हिज। और एक क्या है, पाइलोरस डियोडेनम से जब मुड़ रहा था तो उसको नाम दे रहे थे एंगुलर नॉच। एक और नाम आपको बताएं क्या, इंसिसुरा एंगुलेरिस, इंसिसुरा एंगुलेरिस, ठीक है। दो सरफेसेज हैं, कौन कौन है, एंटीरियर सुपीरियर, आगे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, एंटीरियर सुपीरियर सरफेस, और एक कौन सा था, पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस। पीछे वाला पार्ट, नीचे वाला और सरफेस वो बना रहा है, एक तो ऊपर बनाएगा एक नीचे की तरह बनाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, बेड ऑफ स्टमक भी बोल सकते हैं, बेड ऑफ स्टमक, पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस हो बेड ऑफ स्टमक। टू पार्ट्स था, टू पार्ट कौन था, पहला कार्डियक पार्ट था कि हार्ट के नजदीक था, आपको बताएं। दूसरा कौन था, पाइलोरस या पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक पार्ट में हम लोग कौन सा देखे थे, एक देखे थे क्या, फंडस नैरो डोम शेप्ड, और बी वाइड एंड ब्रॉडेस्ट पार्ट इट इज बॉडी। इतना तो क्लियर होगा। पाइलोरिक पार्ट में दो चीज देखे थे, एक बना रहा था एंट्रम, पाइलोरिक एंट्रम, एंट्रम स्पेस, और दूसरा क्या बना था, पाइलोरिक कैनाल। एक कैनाल बना रहा था, एक एंट्रम बना रहा था, ठीक है। इतना चीज क्लियर है। एक्सटर्नल फीचर ऑफ स्टमक में मैजिक ऑफ टू से याद रखना है, टू एंड्स, टू कर्वेचर्स, टू एंगल्स, टू सरफेस एंड टू पार्ट्स। अब हम लोग एक चीज और यहाँ पर सेट लगे देख लेते हैं,
लिगामेंट्स, लिगामेंट्स हम पहले इसके जो जीआईटी स्टार्ट किया है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हम लोग लेक्चर में ही डिस्कस कर लिए। यहाँ सा थोड़ा सा पार्ट जो जानने के लिए वो डिस्कस कर लेते हैं। लिगामेंट्स ऑफ स्टमक। लिगामेंट्स ऑफ स्टमक, इधर क्या होता है, लिवर होता है। ये क्या है, लिवर। यहाँ पर क्या है, सटे में यहाँ है स्प्लीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इधर ग्रेटर कर्वेचर, ये ग्रेटर ओमेंटम बनाता है इधर, और इसी में ये ग्रेटर ओमेंटम हो गया। ये लिगामेंट है ग्रेटर ओमेंटम, और ये लिवर से सटे हुए बनाता है, क्या बनाता है इधर, ये लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम, क्योंकि लेसर कर्वेचर से जुटा है इसलिए लेसर ओमेंटम। ये लिगामेंट से, ठीक है, लेसर ओमेंटम एंड ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम को हम लोग और क्या बोलते हैं, पुलिस मैन ऑफ एब्डोमेन। पुलिस मैन ऑफ एब्डोमेन, पुलिस मैन ऑफ एब्डोमेन इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो ग्रेटर ओमेंटम है, लिगामेंट है, इसमें बहुत सारे लिम्फेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। लिम्फेटिक टिश्यू पाए जाते हैं तो लिम्फेटिक टिश्यू क्या करेगा, फॉरेन बॉडी को ट्रैप करेगा और उस पे कार्रवाई करेगा, जो भी करेगा, इसलिए बोलते हैं पुलिस मैन ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। अब ये स्प्लीन से जुटा है ओमेंटम, इसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रो स्प्लिनिक। ग्रेटर ओमेंटम में ही आ जाएगा गैस्ट्रो स्प्लिनिक लिगामेंट। और इधर क्या बोलेंगे, हिपैटिक गैस्ट्रो हिपैटिक, क्योंकि ये जो ओमेंटम है लिवर से जुटा है, लिगामेंट है जो, तो गैस्ट्रो हिपैटिक, ठीक है। इतना तो क्लियर होगा, लिगामेंट्स ऑफ स्टमक इतना आपको देख पढ़ना है। ग्रेटर ओमेंटम लेसर ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम में स्प्लीन आ जाएगा, स्प्लीन में आ जाएगा तो इसको बोलते हैं गैस्ट्रोस्टोमिक, और स्प्लीन से जुटा स्प्लीनिक, लिवर से जुटा है तो गैस्ट्रोहिपैटिक, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं आर्टेरियल सप्लाई ऑफ स्टमक। स्टमक में ब्लड कैसे आता है, आर्टरी ही ब्लड लाता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो आर्टेरियल सप्लाई स्टमक में कैसे है वो पूरा हम लोग समझेंगे, और ये बहुत जरूरी भी टॉपिक है मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू और एनाटॉमिकल से, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीलियक ट्रंक ने, सबसे पहले स्टोमक देखते हैं। स्टोमक में पहले हम लोग बांटते हैं फोरगट, मिडगट और हैंडगट। जो फोरगट है वो डिओडेनम का कितना पार्ट होता है, डिओडेनम का 4 पार्ट होता है। जो पहला दूसरा पार्ट तक होता है, पहला दूसरा पार्ट तक उसको बोलते हैं फोरगट, ठीक है। तो फोरगट का जो ट्रंक होता है, फोरगट का जो आर्टेरियल सप्लाई होता है वो सीलियक ट्रंक से होता है। फोरगट का जो आर्टेरियल सप्लाई होता है वो सीलियक ट्रंक से होता है, ठीक है। तब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सीलियक ट्रंक कहाँ लोकेटेड होता है, तो सीलियक ट्रंक लोकेटेड होता है T12 से लेके L1, थोरेसिक 12 और लंबर 1 के। लंबर जो है वर्टिब्रल है उसका 1 और थोरेसिक का 12 से लेके L1 तक प्रेजेंट होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि सीलियक ट्रंक कहाँ प्रेजेंट लोकेटेड होता है, T12 से L1, और सीलियक ट्रंक है क्या, तो फोरगट का जो आर्टेरियल सप्लाई करता है वो सीलियक ट्रंक ही होता है। अब सीलियक ट्रंक है, यहाँ पर देखिए सीलियक ट्रंक है, यहाँ पर गोल से T लिखा हुआ है। इससे 3 ब्रांचेज निकलती है। जो पहला ब्रांच निकलता है वो क्या बनाता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। पहला जो बना रहा है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। दूसरा कौन बना रहा है, दूसरा ऐसे करके इसे जो छोटी छोटी ब्रांचेज है वो स्प्लेनिक आर्टरी। पहला लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड दूसरा स्प्लेनिक आर्टरी बना रहा है, ठीक है, स्प्लेनिक आर्टरी। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा बनाया है कॉमन हिपैटिक आर्टरी। इसको मतलब CHA मतलब कॉमन हिपैटिक आर्टरी। तो सीलियक ट्रंक से निकलने वाली कितनी आर्टरी, पहला लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दूसरा स्प्लेनिक आर्टरी, तीसरा कॉमन हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। आगे समझते हैं, जो स्प्लेनिक आर्टरी है इससे कुछ कुछ ब्रांचेज निकलती है, वो क्या होता है, पेनक्रेटिक ब्रांचेज, और ये किसको सप्लाई करती है, पेनक्रियाज को, ठीक है। और यही स्प्लेनिक आर्टरी स्प्लीन में जाके कुछ कुछ ब्रांचेज बनाती हैं, और ये जो ब्रांचेज बना रही है ये ब्रांचेज स्टमक को आर्टेरियल सप्लाई करती है, और इसका नाम है क्या, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। अब ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, उससे ब्रांच एक निकलती है जो किसको ब्रांच निकालती है, किसके लॉन्ग भाग रही है, किस ग्रेटर कर्वेचर के लॉन्ग ये रन कर रही है, और इसका नाम क्या देते हैं, लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी, ठीक है। लेफ्ट और गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इपिप्लोइक मतलब जो पाइलोरस रीजन है उसके ऊपर आर्टरी, ठीक है, उसको आर्टरी नाम दिए। अब आ जाइए, ये जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी है वो आगे जाके एक प्रोपर हिपैटिक आर्टरी में बदली। प्रोपर हिपैटिक आर्टरी में बदलने के बाद वह चले कहां, राइट हिपैटिक आर्टरी एंड लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी, जो किसको प्रोवाइड करेगी, राइट लोब को और लेफ्ट लोब को, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी है, फिर वहां से एक ब्रांच और निकलता है। ये ब्रांच फिर कहां जा रहा है, ये होता है, ये भी स्टोमक को ही आर्टेरियल सप्लाई दे रहा है, तो इसको बोलते हैं राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है।
फिर एक और जो आर्टरी है सिलेक्ट ट्रंक है, यहाँ जो है कॉमन हिपैटिक आर्टरी इधर से नीचे निकलता है, वो सप्लाई किसको कर रहा है, स्टमक और डिओडेनम को, तो गैस्ट्रो डिओडेनल आर्टरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ की गैस्ट्रो डिओडेनल आर्टरी। जैसे कि यहाँ पर कोई एक अल्सर हो गया, अल्सर हो गया तो आप इसमें किसको आर्टरी अथी करेंगे, किसको मतलब रोकेंगे, आर्टरी किसको आप थोड़ा देर के लिए रोक देंगे, तो बोलेगा गैस्ट्रो डिओडेनल आर्टरी, ठीक है। और ये जो गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी है वो फर्दर किसमें, फर्दर दो भागों में बढ़ जाएंगे। गैस्ट्रोडियोडेनल पहला कौन सा, राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी में, जो गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी है वो फर्दर टू आर्टरीज में बढ़ जाएंगे, दैट इज राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी एंड सेकंड वन इज द सुपीरियर पैनक्रिएटिको-डियोडेनल आर्टरी। किसको किसको, सुपीरियर पैनक्रिएटिक मतलब पैनक्रियाज और डियोडेनम को सप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक गॉल ब्लैडर, पोस्टीरियर लो में आप देखेंगे पोस्टीरियर सरफेस लीवर में तो गॉल ब्लैडर दिखेगा, ठीक है, जीबी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे है जीबी। तो ये जो है राइट हिपैटिक आर्टरी, ये इसको सप्लाई करेगा किसको, गॉल ब्लैडर को, और इसको जो गॉल ब्लैडर को आर्टरी सप्लाई कर रहा है उसको नाम देते हैं सिस्टिक आर्टरी। क्वेश्चन है गॉल ब्लैडर को कौन सा आर्टरी सप्लाई करता है, तो सिस्टिक आर्टरी। गॉल ब्लैडर में कौन सा डक्ट होता है, सिस्टिक डक्ट, तो इसको बोलते हैं सिस्टिक आर्टरी। अब आपको क्वेश्चन बोलेगा कोलसिस्टेक्टोमी में मतलब जब रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर कर दिए, गॉल ब्लैडर से कोई स्टोन हो गया उसको हटा दो, उसमें हम लोग किसको बांधेंगे या किसको रोकेंगे, ब्लड को बहने से, तो सिस्टिक आर्टरी को हम लोग बांध देंगे, ठीक है। तो ये सिस्टिक आर्टरी किसका पार्ट है, सिस्टिक आर्टरी इसे पार्ट है राइट हिपैटिक आर्टरी का, ठीक है, याद रखना सिस्टिक आर्टरी किसका ब्रांच है, राइट हिपैटिक आर्टरी का। तो ये हो गया पूरा आर्टेरियल सप्लाई ऑफ स्टमक, इतना वो क्लियर है, सब चीज क्लियर हो जाएगा, सब चीज क्लियर है, इतना जितना भी आर्टरी लिखा हुआ वो क्लियर हो जाएगा। आप एक बार फिर से इसको देखिएगा रिवाइंड करके, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए वेनस ड्रेनेज में। वेनस ड्रेनेज इसका कैसे होता है, लाइक आर्टरी, आर्टरी जैसा होता है, ये कहाँ होता है, ड्रेन्स इनटू पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन में इसका जो ब्लड जो आया आर्टरी के द्वारा वो फिर पोर्टल वेन में ड्रेन हो जाता है। और लिम्फेटिक ड्रेनेज कैसे होता है, लाइक आर्टरी ड्रेनेज, जैसे कि सिलियक लिम्फ नोड, सिलियक लिम्फ नोड्स में इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज हो जाता है। अब इतना चीज हम लोग देख लिए हैं, आगे हम लोग देखेंगे क्या, नर्व सप्लाई। अब हम लोग नर्व सप्लाई देख लेते हैं। अब नर्व सप्लाई में जब भी देखेंगे तो दो होता है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे होगा, वेगस नर्व के द्वारा होगा। जो वेगस नर्व होगा कहाँ, मेडुला ऑब्लोंगाटा में स्ट्राइक करेगा, उसका क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होगा, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होगा तब क्या होगा, HCl बढ़ेगा, ठीक है। अब सिंपैथेटिक कहां से कहां तक होगा, सिंपैथेटिक T6 से लेकर T10 सेगमेंट तक होगा। अब ये T6 से T10 सेगमेंट तक कैसे होता है, अम्लाइकस को देखें तो कहां प्रेजेंट है, T10 के पर प्रेजेंट है, ठीक है। और जो हार्ट है वो कहां प्रेजेंट है, वो T5 पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं सेगमेंट T6 से लेकर T10 सेगमेंट तक प्रेजेंट है सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई किसके द्वारा होगा, वेगस नर्व के द्वारा होगा। वेगस नर्व क्या कराएगा, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन कराएगा, जिससे कि HCl इंक्रीज होगा। यदि ज्यादा HCl इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्सर का चांस हो जाएगा, और अल्सर हो जाएगा और बहुत दवाई ववाई खा लिए, बहुत कुछ नहीं असर कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वैगोटॉमी कर देंगे, वैगोटॉमी कर देंगे। वैगोटॉमी मतलब क्या, वेगस नर्व को ही काट देंगे, न रहेगा पास न बजेगी पास, वही वाली बात है कि वैगोटॉमी काट देंगे तो HCl सिक्रीशन होगा नहीं, तो उससे कारण अल्सर ठीक हो सकता है, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ स्टमक। स्टमक का क्या फंक्शन है, तो एक तो मैकेनिकल फंक्शन है, मैकेनिकल फंक्शन मतलब उसका शेप से रिलेटेड ये जो भी मैकेनिकल फंक्शन। तो पहला काम क्या है, स्टोरेज करता है, जो फूड हम लोग ले रहे हैं उसको कुछ देर रखता है, उसका नाम हुआ स्टोरेज। और दूसरा काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ काइम। जो इसोफेगस स्टोमक आता है वो बोलस के फॉर्म में आता है इसोफेगस में, और जो स्टोमक में से बाहर जाता है डियोडेनम में, तो उसको क्या बोलते हैं, काइम बन गया है। तो जब आ रहा है बोलस के फॉर्म में, जा रहा है काइम के फॉर्म में, तो वही बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ काइम का ये करता है। दूसरा काम क्या करता है, डाइजेशन करता है। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है फूड में उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ता है, इसलिए डाइजेशन। प्रोटेक्शन एक तरह से कर रहा है। प्रोटेक्शन कैसे कर रहा है, क्योंकि HCl प्रेजेंट है स्टोमक में, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है या फॉरेन बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। चौथा काम क्या है कि हीमोपैथिक फंक्शन। हीमो मतलब क्या, ब्लड, और जो बना रहा है मतलब फॉर्मेशन, ब्लड का जो फॉर्मेशन वो भी फंक्शन कर रहा है। कैसे कर रहा है, जो HCl है वो HCl है वो किस चीज में मदद करता है, Fe+2 एब्जॉर्प्शन। जब HCl नहीं रहेगा, Fe एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड नहीं बनेगा, हीम पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है।
और एक होता है इंट्रिंसिक फैक्टर कैसल। इंट्रिंसिक फैक्टर कैसल क्या करता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराता है। यही विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कम हो जाएगा, उसको नाम देते हैं पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया किसको नाम देते हैं, जब ब्लड कम जाए, हीमोग्लोबिन कम जाए, किसके वजह से, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन ना हो, उसको बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, इसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बना लेगा, तोड़ देगा, इसीलिए बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया भी बोलते हैं। अब पांचवा लास्ट है एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी की तरह मतलब वेस्ट को बाहर करने में भी मदद करता है एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो फंक्शंस क्लियर है आपका। ठीक है, हम लोग इसका डाइजेस्टिव फंक्शन देख लेते हैं। स्टोमक, स्टोमक कैसे डाइजेस्ट करता है फूड को। तो सबसे पहले क्या होगा कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होगा, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है उसमें जो कंपोजिशन होता है, उसमें जो कंपोजिशन होता है वाटर का वो 99.5% होता है और सॉलिड्स जो होता है वो 0.5% होता है। क्या समझे, वाटर जो 99.5% है और सॉलिड्स 0.5%। तो सॉलिड्स है, तो सॉलिड्स में दो चीज आ जाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। फर्दर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में दो चीज होगा, कौन कौन, एंजाइम्स होंगे और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। एंजाइम्स इसमें कौन कौन पाए जाते हैं वो देखते हैं। एंजाइम्स, पहला पेप्सिन। पेप्सिन जो स्टमक में है, स्टमक में कैसे फॉर्म में रहता है, पेप्सिनोजेन के फॉर्म में रहता है, पेप्सिनोजेन के फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कैसे बदलता है, जब HCl एसिडिक मीडियम मिलता है पेप्सिनोजेन को तो पेप्सिन में बदल जाता है। ठीक है, दूसरा जो एंजाइम है रेनिन है, ये सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, इन एनिमल्स वाली इसलिए लिख दिए आगे, इन एनिमल्स वाली रेनिन। ठीक है, RENIN और एक होता है RENNIN, आप इसमें ध्यान रखेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे किसमें, स्क्रीटरी सिस्टम में, किडनी में। ठीक है, थर्ड कौन सा एंजाइम हो गया, गैस्ट्रिक लाइपेज। ये किसको तोड़ेगा, फैट को तोड़ेगा, जहां लाइपेज लगा फैट को तोड़ेगा। चौथा जो एंजाइम है वो जेलेटिनेज है और पांचवा जो एंजाइम है ये यूरिएज है। ठीक है, सॉरी यूरिएज। ठीक, और जो अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो पाए जाते हैं वो कुछ होते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो है HCl का वो अपने स्टोमक को नहीं कुछ हार्म करे, इसलिए म्यूकस का सिक्रेशन होता है। ठीक है, म्यूकस है चिपचिपा सा कोई एक लिक्विड होता है। दूसरा क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर कैसल। एक होता है इंट्रिंसिक फैक्टर कैसल जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अब कुछ आ जाए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, HCl है पहला, यही एसिड है, दूसरा सोडियम, तीसरा कैल्शियम, चौथा पोटेशियम। ये क्या हो गया, पॉजिटिव आयंस। फिर नेगेटिव आयंस आ जाते हैं SCO3 बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट एंड सल्फेट। तो इसमें क्या पाया जाएगा, एसिड, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। ठीक है, कुछ नहीं याद रहा है तो इसमें याद रखना है HCl का होता है, सोडियम का होता है, पोटेशियम होता है, नेगेटिव में क्लोराइड होता है और SCO3 बाइकार्बोनेट होता है। इतना याद रह जाए वो भी बहुत। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, इतना चीज क्लियर है। जो गैस्ट्रिक जूस में क्या कंपोजिशन होता है, वाटर होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंजाइम्स एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, और इनऑर्गेनिक में ये सब चीज आ गए। अब आगे आ जाए जो एंजाइम है किस पे एक्ट करता है और कैसे एक्ट करते हैं। तो सबसे पहला एंजाइम फूड में क्या होता है, सबसे पहला फूड प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन को कैसे तोड़ेगा, प्रोटीन ये जो पेप्सिन के प्रेजेंस में ये प्रोटीन को तोड़ देगा किसमें, प्रोटीएजेज या पेप्टोन्स या पॉलीपेप्टाइड्स। ये इतना जान ले कि हाँ अमीनो एसिड नहीं बन रहा है, अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना कि प्रोटीन को किसमें तोड़ रहा है, प्रोटीएजेज, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। और किसके प्रेजेंस में तोड़ रहा है, पेप्सिन। और ये पेप्सिन कैसे बन रहा था, पेप्सिनोजेन से। ठीक है, पेप्सिनोजेन, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इट कन्वर्ट्स टू पेप्सिन। ठीक है, और दूसरा चीज आ जाए गैस्ट्रिक लाइपेज है एंजाइम। यहाँ क्या है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट और इधर प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज इसको ये किसको कन्वर्ट करेगा, जो हम लोग ऑयली चीज खा रहे हैं, ऑयली चीज खा रहे हैं मतलब फैट खा रहे हैं। फैट में क्या मिलता है, ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स मिल रहा है। ट्राइग्लिसराइड्स को इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या एसिडिक मीडियम इट कन्वर्ट्स टू, ट्राइग्लिसराइड्स कन्वर्ट टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में टूट जाएगा। ठीक है, अगला जाइए, अगला एंजाइम कौन सा है, गैस्ट्रिक एमाइलेज। गैस्ट्रिक एमाइलेज किसको तोड़ेगा, स्टार्च को। जो हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट है उसको क्या किसमें तोड़ देगा, डेक्स्ट्रीन और माल्टोज में। माल्टोज क्या हुआ, डाइसैकेराइड हुआ। ठीक है, स्टार्च को किसमें तोड़ देगा, डेक्स्ट्रीन या माल्टोज। स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड, उसको तोड़ देगा डाइसैकेराइड में। अगला कौन सा है, जेलेटिनेज। जेलेटिनेज एंजाइम है, जहां भी एज लिखा हुआ एंजाइम, और ये किसमें मिलता है, जेलेटिन एंड कोलेजन ऑफ मीट। हम लोग जो मीट खाते हैं, फाइबर्स खाते हैं, फाइबर जैसे हम लोग चिकन खाते हैं ना, तो उसमें देखिएगा आप खाएगा तो मतलब को गौर करिए उसमें फाइबर्स आप लोग को देखने को मिलेगा। तो वही लिख रहा है, फाइबर क्या होता है, कोलेजन। जेलेटिन और कोलेजन कहाँ पाया जाता है, मीट में। और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इट कन्वर्ट्स टू पेप्टाइड्स। इसको कहाँ तोड़ देगा, पेप्टाइड्स में तोड़ देगा। फर्दर ये अमीनो एसिड में टूट जाएगा। ठीक है,
यूरियज यूरियज एंजाइम है और यूरिया को ये किसमें बदल देगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये बदल देगा अमोनिया में, ठीक है। यूरिया को किसमें बदल देगा, अमोनिया में। जेलेटिन एंड कोलेजन को किसमें बदल देगा, पेप्टाइड्स में। स्टार्च को किसमें बदल देगा, माल्टोज में। ट्राइग्लिसराइड को किसमें बदल देगा, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन को किसमें बदल देगा, पेप्टिन पेप्टाइड्स, प्रोटीएजेज, पेप्टोन्स। इतना क्लियर है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, अब इसका हिस्टोलॉजी कुछ कर लेते हैं। कुछ लेयर्स होते हैं, लेयर्स तो पूरे जीआईटी में 4 लेयर पाए जाएंगे, अंदर से बाहर की ओर। कौन सा, सबसे पहला म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर मसल लेयर, उसके बाद सिरोसा। और सिरोसा सिर्फ कहाँ नहीं पाया जाता है, सिरोसा सिर्फ इसोफेगस में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसोफेगस में सिरोसा नहीं पाया। अब लेयर देख लेते हैं। तो ये लेयर है जो सबसे अंदर की तरफ रहेगा, वो म्यूकोसा होता है। अब म्यूकोसा में एक जो लास्ट, इसमें क्या होता है, लैमिना प्रोपिरिया, लैमिना प्रोपिरिया, ठीक है। और ये जो ऊपर जो है ये एपिथेलियल लेयर बनाता है, एपिथेलियल लेयर। और कौन सा एपिथेलियल लेयर, कॉल्यूमिनर सेल्स का बना रहा है एपिथेलियल लेयर। जो म्यूकोसा है उसमें एपिथेलियल लेयर पाया जाएगा, और कौन सा पाया जाएगा, सिंपल कॉल्यूमिनर सेल्स, सिंपल कॉल्यूमिनर सेल्स, ठीक है। कॉल्यूमिनर सेल्स मतलब पिलर लाइक सेल्स मिलेंगे म्यूकोसा में, ठीक है। एक लैमिना प्रोपिरिया मिलेगा, और जो नीचे कुछ मसल्स पाए जाएंगे, और इसके नीचे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। फिर उससे नीचे जाएंगे तो सब म्यूकोसा पाया जाता है। सब म्यूकोसा में क्या मिलता है हम लोग को, मेनली ब्लड वेसल्स मिलता है। और क्या मिलता है, नर्व सप्लाई मिलता है। तो सब म्यूकोसा में आपको याद रखने वाला है कौन सा प्लेक्सस मिलता है, मिजनर्स प्लेक्सस। अब इसको याद रखने के लिए क्या रखिएगा आप, सब म्यूकोसा एस से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें डबल एस किसमें आ रहा है, मिजनर्स में, मिजनर्स प्लेक्सस पाया जाएगा। सब म्यूकोसा के नीचे आ जाएंगे तो कौन सा लेयर होगा, मसल लेयर। तो खास बात याद रखने वाली है क्या, मसल लेयर में, कि बाकी जगह आप देखिएगा तो आप याद रख सकते हैं ICOL, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स आपको पाए जाएंगे। पर यहाँ पर जब आप स्टमक का मसल लेयर देखिएगा तो इसमें 3 आपको दिखेगा। सबसे अंदर की तरफ जो होगा वो ऑब्लिक दिखेगा, ऑब्लिक की तरह, मतलब ऑब्लिक एक क्रॉस की तरह दिखेगा लाइन, वो बोलते हैं उसको, कौन सा मसल बोलते हैं, ऑब्लिक मसल। सबसे इनर होता है, ठीक है। सबसे इनर में कौन सा मिलेगा, ऑब्लिक मसल। फिर उसके नीचे आइएगा, ऑब्लिक मसल के नीचे तो गोल गोल सा मसल आपको देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं सर्कुलर मसल। और एक कौन लेयर बनाता है, मिडिल लेयर, ठीक है, मिड में। और उसके फिर नीचे और देखिएगा तो लंबा सा मसल आपको देखने को मिलेगा। उसका स्ट्रक्चर जो फाइबर का देखने को आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो लंबा देखने को मिलेगा, इसलिए बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल। और ये क्या होता है, आउटर की तरफ, ठीक है। तो स्टमक में खास बात आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन यहीं से आपको पूछा जाएगा कि जो मसल लेयर में सबसे अंदर की तरफ कौन सा मसल पाया जाता है, तो बोलेगा ऑब्लिक मसल, बीच में सर्कुलर मसल, और बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल। और सबसे जो लास्ट लेयर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सिरोसा। और सिरोसा क्या होता है, किससे बना, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और इसमें क्या प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होंगे सिरोसा में, ठीक है। तो इतना लेयर्स आपको क्लियर है, तो इधर आ जाइए। अब आप स्टमक को देखिएगा तो स्टमक को जूम करके देखिएगा तो उसमें कुछ फोल्ड्स देखने को मिलते हैं, ऐसे फोल्ड्स देखने को मिलेंगे। इसको बोलते हैं क्या, रुगे मतलब फोल्ड्स, बहुत सारे फोल्ड्स देखने को मिलेंगे। तो इस फोल्ड्स को हम लोग जूम करके देखते हैं। इस फोल्ड को हम लोग जूम करके देखेंगे तो हम लोग को गैस्ट्रिक ग्लैंड देखने को मिलेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड देखने को मिलेगा। ये तो एक ही है तो ग्लैंड लिखेंगे। तो कुछ एक टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड को उठा के हम लोग देखेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ जो देख रहे हैं गैस्ट्रिक पिट, ऊपर को जो यहाँ पर गैस्ट्रिक पिट देखने को मिलेगा। नीचे आएंगे तो एक नैरो सा पार्ट, जहां भी नैरो पार्ट हो उसको बोल देंगे इस्थमस मिलेगा। फिर यहाँ पर क्या है, एक नेक बना रहा है, नेक की तरह नेक देखने को मिलेगा। और ये होगा बॉडी, और नीचे क्या है, डोम शेप्ड जहां भी है फंडस बोल दीजिए, ठीक है। इसका कितना गैस्ट्रिक ग्लैंड है, कितना पार्ट है, इस्थमस, नेक, बॉडी, फंडस, ठीक है। फिर नेक में जो आपको जो देखने को मिलेगा म्यूकस नेक सेल्स, और ये किसका सिक्रीशन करेगा, म्यूसिन का सिक्रीशन कराएगा। और ये म्यूसिन क्या करेगा, न्यूट्रलाइज एसिडिक इन्वायरमेंट। जो एसिडिक इन्वायरमेंट HCl की वजह से स्टमक में बना हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। और क्यों करना जरूरी, क्योंकि ये HCl जब स्किन के कांटेक्ट से आएगा तो कुछ तो हानिकर, मतलब कुछ हार्म करेगा उसके रोगों के, मतलब जो सरफेस स्टमक है उसको हार्म करेगा। इसीलिए जो ये म्यूसिन है वो हार्म से बचाता है, ठीक है। अब नीचे आ जाए, इसको बोलते हैं पैराइटल सेल। पैराइटल सेल को क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल्स इसी का नाम देते हैं। तो पैराइटल सेल्स क्या सिक्रीट करता है, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर कासल। यहाँ से क्वेश्चन आपको जनरेट होगा कि HCl कौन सिक्रीट कराता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, तो बोलिएगा पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। या इंट्रिंसिक फैक्टर कासल कौन सिक्रीट करता है, पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। अब यहाँ पर चिप सेल्स है। अब चिप सेल्स है, मानिए चिप सेल्स है, कोई चिप हार्मोन, चिप एंजाइम सिक्रीट करेगा। और चिप सेल्स का दूसरा नाम क्या है, जाइमोजेन सेल्स, ठीक है।
तो चीफ सेल्स क्या सीक्रेट करता है? पेप्सिनोजेन। क्वेश्चन, पेप्सिनोजेन इज सीक्रेटेड बाय चीफ सेल्स, ठीक है, क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। और पेप्सिनोजेन HCl के कांटेक्ट में आएगा तो पेप्सिन में बदल जाएगा, फिर पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन जो है मिल में उसको तोड़ेगा पेप्टोन्स, प्रोटीजेज एंड पॉलीपेप्टाइड्स में, ठीक है। इतना क्लियर है। म्यूकोसा में सम पाया जाता है गैस्ट्रिक, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं कि गैस्ट्रिक जो जूस हो रहा है सेक्रेट, उसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है, वो कैसे रेगुलेट कर रहा है, कैसे पता चला है खाना अब आया, कैसे कितना गैस्ट्रिक जूस निकालना है, कब बंद करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जब खाना हमारे पास आता है, इसका हम लोग खाते, मुंह में खाते उसका टेस्ट लेते हैं या स्मेल, कभी स्मेल भी आ जाता है, तभी देखते हैं सलाइवरी मतलब सलाइवा का सिक्रेशन होने लगता है, और सलाइवा सिक्रेशन होने लगता है तो उसी वक्त गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी होने लगता है, ठीक है। या स्मेल है या आप कुछ अच्छा आपका जो पसंदीदा फूड है उसके बारे में सोचते हैं, तभी देखते हैं कि सलाइवा का सिक्रेशन होता है और उसी वजह से उसी से गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी होने लगता है, ठीक है। कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं कुछ, ठीक है। कीमो रिसेप्टर, टेक्टाइल सेंसेशन इन माउथ, माउथ में कुछ टेक्टाइल सेंसेशन हुआ, मतलब टच का कुछ सेंसेशन हुआ, उसके कारण ये जो सिग्नल देता है वो हाइपोथैलेमस का देता है। हाइपोथैलेमस फिर मेडुला ऑब्लांगाटा को सिग्नल देता है, और मेडुला ऑब्लांगाटा से क्या रिलीज होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा से रिलीज नहीं कुछ होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा में से वैगस नर्व निकलता है, ठीक है। तो ये जो वैगस नर्व निकलेगा वो क्या करेगा, जो वैगस नर्व निकलेगा वो जो स्टमक में जाके उसमें हिस्टामिन और गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करवाएगा, हिस्टामिन और गैस्ट्रिन का सिक्रेशन कराएगा। गैस्ट्रिन किससे होता है, जी सेल्स होता है प्रेजेंट स्टमक, वही रिलीज करते हैं गैस्ट्रिन और हिस्टामिन का, ठीक है। और ये जो गैस्ट्रिन और हिस्टामिन है वो क्या होगा, ये सर्कुलेशन में जाएगा, ब्लड में जाएगा, सर्कुलेशन मतलब क्या होगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाएगा तो इससे पता चलेगा ये क्या करा देगा, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन। लास्ट चौथा क्या करेगा, ये गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करा देगा, गैस्ट्रिक जूस इससे निकलने लगेगा, स्टमक में सैलाब होने लगेगा। तो इतना समझ में आया। पहले हाइपोथैलेमस में टेस्ट हुआ, स्मेल या थॉट ऑफ फूड, आप सोचिए टैक्टाइल सेंसेशन माउथ में हुआ, उसके बाद मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा से वेगस नर्व स्टमक में क्या सिक्रेशन कराएगा, हिस्टामिन और गैस्ट्रिन का, और ये गैस्ट्रिन ब्लड में जाएगा और ब्लड में जाके गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करा देगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो जहां पर ज्यादा HCl का जरूरत नहीं है, HCl कम निकलवाना है, तो आप लोग एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स दे देंगे, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स दे देंगे तो उसके कारण क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, यही लिखा है कि सबसे पहले माउथ में टैक्टाइल सेंसेशन हुआ, वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलाई देगा, फिर हाइपोथैलेमस मेडुला ऑब्लांगाटा को स्टिमुलाई देगा, मेडुला ऑब्लांगाटा से वेगस नर्व निकलेगा, वेगस नर्व क्या सिक्रेशन करा देगा स्टमक में, गैस्ट्रिन और हिस्टामिन का, और ये गैस्ट्रिन हिस्टामिन ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाके क्या करा देगा, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन। फिर आगे बढ़ते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हो गया, सिक्रेशन स्टिमुलेटेड हो गया, अब सिक्रेशन स्टिमुलेटेड हो गया तो फूड, अब जो फूड है वो स्टमक में आ गया, और ये जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, डिस्टेंशन, डिस्टेंशन मतलब फूल रहा है, फैल रहा है स्टमक फैल रहा है, डिस्टेंशन हो जाएगा तो क्या होगा, और हिस्टामिन और गैस्ट्रिन का भी सिक्रेशन हो रहा है, सर्कुलेशन, तो क्या करेगा कि ये जो है वेगस नर्व इधर से आ रहा था और ये क्या हो जाएगा, ज्यादा फूलेगा, मतलब फैलेगा ज्यादा स्टमक, तो उसके कारण जो क्या होगा, वेगस नर्व मेडुला ऑब्लांगाटा को फिर सिग्नल देगा, फिर वेगस नर्व हिस्टामिन और गैस्ट्रिन का सिक्रेशन कराएगा, और इसके कारण ऐसे ही जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है उसका ज्यादा से ज्यादा सिक्रेशन हो जाएगा। तो वही लिखा है, वेगस नर्व स्टिमुलेट गैस्ट्रिक सिक्रेशन इंक्रीज, मतलब प्लस 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 किया है, इसका मतलब गैस्ट्रिक सिक्रेशन का इंक्रीज और हो गया है, क्योंकि अब जो फूड है बोलस है वो आ गया है स्टमक में, उसके कारण क्या हो रहा है कि फैल रहा है, और जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हो रहा है उसके कारण डिस्टेंशन हो रहा है, फिर वेगस नर्व और मेडुला ऑब्लांगाटा को स्टिमुलेट कर रहा है, फिर मेडुला ऑब्लांगाटा फर्दर वेगस नर्व से और हिस्टामिन गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करा रहा है, और ये ब्लड में जाके और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करा रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा सिक्रेशन हो गया तो इसको कम भी करना होगा, और कम कैसे होगा, अब देखिए ये जो बोलस है वो आएगा डिओडेनम के पार्ट में, तो डिओडेनम में क्या होगा कि जो pH लेस देन 2 और लिपिड्स होता है, डिओडेनम में देखेगा कि एसिड कम आ रहा है और कोई लिपिड है, तो वो क्या सिक्रेशन करा देगा, सेक्रेटिन एंड कोलियोसिस्टिकानिन, ठीक है। और ये pH और लेस देन 2 और लिपिड्स ये किसको, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा, तो वेगस नर्व स्टिमुलेट करेगा, ये मेडुला ऑब्लांगाटा के पास लेके जाएगा, अब मेडुला ऑब्लांगाटा फर्दर क्या करेगा, फिर वेगस नर्व को भेजेगा कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन को भाई कम कर दो। अब इधर से क्या बोल रहे थे कि यहाँ पर जब जो काइम आया उसका जो pH है वो कम है, वो किसका सिक्रेशन करा देगा, सेक्रेटिन एंड कोलियोसिस्टिकानिन, सीसी के बोलते हैं शॉर्ट में,
और ये सिक्रेटिन एंड कोलियोसिस्टेकिन सर्कुलेशन में जाएगा, सर्कुलेशन मतलब ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाके क्या फिर करेगा, सिक्रेशन इनहिबिट कर देगा। लास्ट क्या है, सिक्रेशन इनहिबिट कर देगा, सिक्रेशन इनहिबिट कर देगा, उसके कारण क्या होगा, जो गैस्ट्रिक का सिक्रेशन हो रहा था वो कम जाएगा। और क्या होगा, जहां से पीएच है, कुछ लोकल रिफ्लेक्सेज होते हैं, लोकल रिफ्लेक्सेज होते हैं मतलब बोला जा रहा है कुछ लोकल चीजें हैं, लोकल रिफ्लेक्स, वो भी डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन करा देगा। तो इतना समझ में आया। जब डिओडेनम में आएगा तो पीएच उसका कम रहेगा तो किसका सिक्रेशन कराएगा, सिक्रेटिन एंड कोलियोसिस्टेकिन। और क्या करेगा, ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा, और वेगस नर्व क्या करेगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा के पास ले जाएगा, फिर से वो मेडुला ऑब्लोंगाटा वेगस नर्व के थ्रू सिक्रेशन इनहिबिट कर देगा, ठीक, डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन। और इधर सिक्रेटिन एंड कोलियोसिस्टेकिन सर्कुलेशन में जाके सिक्रेशन को इनहिबिट कर देगा, स्लो डाउन कर देगा वेगस सिक्रेशन एंड सीसीके, जिसके कारण क्या होगा, डिक्रीज जूस सिक्रेशन। तब आप इतना 3 फिगर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन कैसे हो रहा है। पहले तो हाइपोथैलेमस के पास गया, मेडुला ऑब्लोंगाटा, इसको बोलते हैं सिफेलिक फेज। आप लोग जो बुक में पढ़ते हैं फेज की, फेज कैसे रेगुलेट होता है, इसी को बोलते हैं सिफेलिक फेज। ये कहां से रेगुलेट हो रहा है, ब्रेन से, हेड से ऊपर से, तो इसको बोलते हैं किफेलिक फेज। और फिर दूसरा क्या हुआ, गैस्ट्रिक जब भर गया, पूरा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होने लगा, फूड आ गया स्टमक में, उसके कारण क्या होगा, अब स्टमक फैला, उसके कारण वेगस नर्व फर्दर स्टिमुलेट किया मेडुला ऑब्लोंगाटा को, और मेडुला ऑब्लोंगाटा फिर से वेगस नर्व के थ्रू ये वेगस गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन को बढ़ा देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक फेज, ठीक है। अब जो काइम है वो इंटेस्टाइन में आ गया, इंटेस्टाइन आ गया तो फिर से वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है और सिक्रेटिन एंड कोलियोसिस्टेकिन का सिक्रेशन कराता है, और इसके कारण क्या होता है कि इनहिबिट हो जाता है डिक्रीज गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल फेज। तो समझ में आया 3 फेज कैसे हो गया, पहला सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज। अब इसको बार बार आप देखिए, समझिए और आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे हार्मोनल कंट्रोल होता है, ठीक है। पिछला तो हम लोग नर्वस कंट्रोल देख लिए, अब हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। तो ये क्या है, ये स्टमक है, ईसोफेगस हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, स्टमक हो गया, फिर यहाँ पर डिओडेनम पार्ट होता है। डिओडेनम 4 पार्ट में होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के बाद जेजुनम आ जाता है, और ये जो होता है लाइन ऑफ डिमार्केशन। और ये लाइन ऑफ डिमार्केशन किससे पहचान जाते हैं, इसको बोलते हैं, जहां पर डिओडेनम जेजुनम से अलग हो रहा है उसको बोलते हैं लिगामेंट ऑफ ट्रीड्स, लिगामेंट ऑफ ट्रीड्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पहला काम क्या हो रहा है, पहला तो स्टमक में काम हो रहा है। स्टमक में क्या हो रहा है कि जो गैस्ट्रिन हार्मोन है, गैस्ट्रिन इन स्टमक स्टिमुलेट्स क्या कर रहा है, रिलीज किसका करा रहा है, गैस्ट्रिक जूस का, गैस्ट्रिक जूस का स्टिमुलेशन करा रहा है गैस्ट्रिन। और क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट विच इन द प्रोडक्शन ऑफ काइम, बोलस से काइम में बदलने का वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो बोलस से काइम बदलता है वही गैस्ट्रिन हार्मोन कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या हो गया, ये जो काइम है, यहाँ पर ये काइम बना हुआ है, काइम कहाँ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लिख रहा है काइम इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम आ गया है वो जो म्यूकोसा में इंटेस्टाइनल सेल्स है उसको स्टिमुलेट करेगा, और क्या प्रोड्यूस कराएगा, सिक्रेटिन एंड सीसीके, सिक्रेटिन एंड सीसीके रिलीज करवाएगा वो काइम, ठीक है, इंटेस्टाइनल सेल से। अब फर्दर क्या होगा, थर्ड पार्ट क्या होगा, जो सिक्रेटिन स्टिमुलेट करता है, सिक्रेटिन किसको स्टिमुलेट करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट फ्रॉम पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से सोडियम बाइकार्बोनेट का रिलीज करवाता है सिक्रेटिन, ठीक है। और ये सीसीके, और सीसीके क्या कराता है, स्टिमुलेट जो डाइजेस्टिव एंजाइम है पेनक्रियाज में, अमाइलेज हो गया, ये सब जो पेनक्रियाज में जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसका सिक्रेशन कौन करवा रहा है, सीसीके कोलियोसिस्टेकिन, ठीक है, इतना क्लियर है। अब फोर्थ पार्ट क्या होगा, जब फोर्थ पार्ट क्या होगा, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो इंटेस्टाइन में जो एसिड आ गया है, जो काइम में एसिड आ गया है उसको न्यूट्रलाइज कराएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज एसिड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्टमक में एसिड निकला था उसके साथ जो काइम में एसिड आ गया है उसको न्यूट्रलाइज कौन करवाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट कहां से रिलीज हो रहा है, पेनक्रियाज से, और कौन करा रहा है, सिक्रेटिन। और डाइजेस्टिव एंजाइम पेनक्रियाज से कौन से सिक्रेट करवा रहा है, सीसीके, ठीक है। अब पांचवा पार्ट आ जाए, पांचवा कहाँ है, लिवर। लिवर की बात करते हैं तो जो सिक्रेटिन स्टिमुलेट हुआ है, सिक्रेटिन सिक्रेशन हुआ है कहां से, इंटेस्टाइनल सेल से, वो क्या इंक्रीज कराएगा, बाइल सिक्रेशन इंक्रीज कराएगा, कहां से, लिवर से, लिवर में बाइल का सिक्रेशन इंक्रीज कराएगा। और सिक्स्थ पार्ट क्या है, गॉल ब्लैडर। और सिक्रेटिन तो बाइल का सिक्रेशन कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था कहां से, लिवर से। और जो कोलियोसिस्टेकिन है, सीसीके है, वो क्या सिग्नल करेगा, वो सिग्नल करेगा गॉल ब्लैडर को कि भाई तुम कंट्रैक्ट करो और तुम्हारा जो कंटेंट है वो पोर कर दो स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाइल को पोर कर दो कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इतना चीज क्लियर हो गया। इतना क्या होगा, गैस्ट्रिन, फिर उसका बाद सिक्रेटिन एंड सिस्टोकाइनिन का इसम आपको याद रखना है, ठीक है। फिर ये देखते हैं, जो पीछे हम लोग हार्मोनल सिक्रेशन देखे उसको टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। कौन कौन मेन हार्मोन था, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन एंड सीसीके।
तो गैस्ट्रिन का सोर्स कहाँ से था? गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जो स्टोमक में प्रेजेंट था, और इसका फंक्शन क्या है? मेनली गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इंक्रीज कराना। ठीक है, ये याद रखना है आपको, गैस्ट्रिक सिक्रेशन का इंक्रीज कौन कराता है? गैस्ट्रिन हार्मोन पहले। तो फिर दूसरा कौन सा है? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन कहां से इसका सोर्स था? डियोडेनम इसको सिक्रेट कर रहा था, डियोडेनम सिक्रेट कर रहा था, और ये क्या करेगा? गैस्ट्रिक सिक्रेशन को डिक्रीज करेगा। और कहां पे इंक्रीज करेगा सिक्रेशन? पैनक्रियाटिक का। तो इंक्रीज पैनक्रियाटिक बाइल सिक्रेशन हाई इन बाइकार्बोनेट आयन, और बाइकार्बोनेट आयन क्या कर रहा था? न्यूट्रलाइज कर रहा था एसिड को। ठीक है, और लास्ट क्या करेगा? ये जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है उसको भी डिक्रीज कराएगा। और ये तीसरा कौन सा है? कोलेसिस्टिकाइन, शॉर्ट में लिखते हैं सीसीके। ये डियोडेनम इसका सोर्स है, और ये कराएगा गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी, ये भी डिक्रीज कराएगा, और ये स्ट्रांगली डिक्रीज करेगा गैस्ट्रिक मोटिलिटी को। ठीक है, और ये क्या कराएगा? गैल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कराएगा, जिससे कारण बाइल अपना सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर कर दे। और लास्ट क्या है? डिक्रीज पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रेशन। ये नहीं, डिक्रीज नहीं, सॉरी, इंक्रीज पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रेशन। पैनक्रियाटिक का जो एंजाइम है उसको भी इंक्रीज कराएगा। तो ये आपको टेबल फॉर्म में हो गया, तीन हार्मोन, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसेके, आपको याद रखना है इनका फंक्शन और इसका सोर्स कहां से है। अब कुछ क्लिनिकल बात कर लेते हैं कि क्लिनिकल में हम लोग को इससे क्या रिलेटेड है। तो गैस्ट्राइटिस, जहां भी आइटिस लग जाए बताएं, इन्फ्लामेशन होता है। अब गैस्ट्राइटिस लगा तो कहां होगा? इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक इज नोन एज गैस्ट्राइटिस। दो टाइप का हो सकता है, एक एक्यूट, एक्यूट को ही सीवर कहते हैं, और क्रोनिक। ठीक है, एक्यूट फॉर्म हो सकता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, मतलब बहुत कम समय से तो एक्यूट, बहुत लंबे समय से गैस्ट्राइटिस हो रहा है तो क्रोनिक। इन्फ्लेमेशन का क्या है? रुबोर, टुबोर, डोलोर, कोलोर एंड लॉस ऑफ फंक्शन। ये है इसका साइंस। साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है? रुबोर, टुबोर, डोलोर, कोलोर, लॉस ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब आ जाए ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर एक मास ऑफ सेल्स होता है, जो कि बेनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। बेनाइन कहाँ देखने को मिलेगा? एडिनो ग्लैंड्स में देखने को मिलेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में देखने को मिलेगा। तो क्या बोलते हैं? जहां ग्लैंड्स में आपको ट्यूमर देखने को मिले उसे नाम देते हैं एडिनोमा। तो गैस्ट्रिक एडिनोमा। ठीक है, जहां भी ग्लैंड से रिलेटेड कोई ट्यूमर है तो उसको बोलते हैं एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, मतलब मैलिग्नेंट वो हो गया है तो कार्सिनोमा। अब मैलिग्नेंट हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ठीक है, कैंसर फॉर्म में ले लिया है, मैलिग्नेंट हो गया है, मतलब कैंसर सेल्स का क्या खूबी है कि वो अपना न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन कर लेता है, एंजियोजेनेसिस कर लेता है। ठीक है, तीसरा क्या है? गैस्ट्रिक्टोमी। गैस्ट्रिक्टोमी, जहां भी इक्टोमी बढ़ा जाए तो काटना है और उसको रिमूव कर देना, कट एंड रिमूव। द रिमूवल ऑफ स्टमक इज नोन एज गैस्ट्रिक्टोमी। ठीक है, और किस केस में करेंगे? जब गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो जाए, मतलब कार्सिनोमा हो जाए, बहुत मुश्किल से बचता है आदमी, तो उसके लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गैस्ट्रिक्टोमी। और उसको फीडिंग कैसे करेंगे? बाय डायरेक्ट डियोडेनम में फीडिंग करेंगे। ठीक है, और लास्ट है पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज मतलब क्या होता है कि अल्सर इन स्टोमक, अल्सर का फॉर्मेशन हो गया स्टोमक में। अल्सर क्या होता है? अल्सर होता है ब्रेक इन द म्यूकोसा, या ब्रीच इन द एपिथेलिया। एपिथेलिया में कोई ब्रीच आ गया है, या जो ब्रेक म्यूकोसा है उसका ब्रेक हो गया, कहीं वो टूट फूट गया है। अल्सर आप लोग कहाँ देखे? माउथ में देखते रहते हैं अल्सर की, अल्सर हो गया है। ठीक है, तो दो तरह का होता है, एक गैस्ट्रिक अल्सर डिजीज और डियोडेनल अल्सर डिजीज। गैस्ट्रिक अल्सर डिजीज में मतलब ये बोल रहे हैं जीयूडी और डीयूडी। जैसे कि ये स्टोमक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप कुछ ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, ज्यादा ठंडा चीज लेते हैं, चाय लेते हैं, गर्म चीज, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर आके ये मुकोसा को एक्सेब्रेट करेगा, ब्रीच करेगा, और इसके कारण ये अल्सर का फॉर्मेशन हो जाए, तो इससे बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर डिजीज। इसमें एक बात, खास बात याद रखने के लिए, इसमें एचसीएल का सिक्रेशन जो है वो इंक्रीज ज्यादा नहीं होता है, इसमें एचसीएल का इंक्रीज देखने को नहीं मिलता है। और डियोडेनल अल्सर डिजीज क्या होगा? जब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है, एक बैक्टीरिया होता है पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन जब हो जाएगा तब होता है डियोडेनल अल्सर डिजीज। और ये क्या कराता है? एचसीएल का इंक्रीज कराता है, एचसीएल सिक्रेशन इंक्रीज करा देता है। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या है? ग्राम नेगेटिव, ऐसा हेलिकल शेप इसको देखने को मिलता है, हेलिकल शेप देखने को मिलता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और इसके एक एंड पे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं? लोफोट्राइकस बोलते हैं। ठीक है, तो जहां हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया पाइलोरी की इंफेक्शन देखने को मिले उसको बोलते हैं डियोडेनल अल्सर डिजीज। और ये क्या कराएगा? एचसीएल का सिक्रेशन इंक्रीज करा देगा। इन दोनों के कारण क्या होता है कि ब्लीडिंग देखने को मिलता है, और ज्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। फिर उसका एक चीज होता है क्या? परफोरेशन ज्यादा हो जाएगा, तो ये छेद कर देता है। तो क्या होता है कि जो सेल्स का मटेरियल है वो स्टमक में आने लगता है, मतलब अंदर स्पेस में आने लगता है, तो ये क्या कराएगा? ब्लीडिंग कराएगा और परफोरेशन करा देगा।
तो पेप्टिक अल्सर डिजीज ये है, इसका फर्दर डिवाइडेशन है गैस्ट्रिक अल्सर डिजीज और पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो आपको समझ में आएगा गैस्ट्रिक अल्सर डिजीज कैसे हो रहा है कि ज्यादा कुछ स्पाइसी चीज आप लगातार खा रहे हैं, ठंडा चीज ज्यादा लगातार ले रहे हैं, तो इसके कारण क्या करेगा, म्यूकोसा के एपिथेलिया को ये डिस्टर्ब करेगा, जिसके कारण अल्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ड्यूडेनल अल्सर डिजीज कब होगा, जब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन आपको हो जाएगा तब। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर रखते हैं। स्टमक आज कंप्लीट हो गया है, तो इसको बार बार आप पढ़ें, रिवीजन करें। एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार देखिए, और आपको जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।